नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। एलएसी पर तनाव के बीच आज एक बार फिर भारत और चीन में कमांडर लेवल की बैठक हुई। दोनों देशों के बीच ये 13वीं वार्ता थी। करीब 8.5 घंटे चली इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और बताया जा रहा है कि इसके बाद हॉट स्प्रिंग्स इलाके में गतिरोध को खत्म करने और उस पर कदम बढ़ाने पर चर्चा की गई। एलएसी पर 13वें दौर की वार्ता क्या खत्म होगा सीमा पर तनाव? एलएसी पर तनातनी के बीच भारत और चीन में कमांडर लेवल की बातचीत का दौर भी जारी है। रविवार को दोनों देशों के बीच 13वें दौर की वार्ता हुई। ये वार्ता चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र मोल्डो में हुई और जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। ये बैठक रविवार सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और करीब 8.5 घंटे बाद शाम 7 बजे खत्म हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीमा पर तनातनी खत्म करने के लिए कई बिंदुओं पर बातचीत हुई, जिनमें हॉट स्प्रिंग्स पर बढ़ा विवाद भी था। ये वार्ता उस समय हुई जब एलएसी पर एक बार फिर चीनी गतिविधियां बढ़ी हैं। हाल ही में खबर आई थी कि एलएसी पर चीनी सैनिकों ने अपने पेट्रोलिंग के तरीके में बदलाव किया है। चीन ने अपने गश्ती दल में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक जहां पहले पेट्रोलिंग के लिए 20 से 25 सैनिकों की टुकड़ी ही आती थी, वो अब बढ़कर करीब 100 सैनिक हो गए हैं। ये भी सामने आया कि चीन एलएसी के पास कुछ इलाकों में निर्माण कर रहा है। उसके सैनिक अभी भी उसके एयरबेस पर मौजूद हैं। चीन एलएसी के पास मौजूद अपने एयरबेस को भी मजबूत कर रहा है। वो भारतीय सैनिकों की निगरानी के लिए अपने ड्रोन भेज रहा है। यही नहीं, चीनी गतिविधियां पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड के बारहोती सेक्टर और उसके बाद हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में देखी गई। हालांकि चीन की हर हिमाकत का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। एलएसी पर भारत ने उतने ही सैनिक तैनात कर रखे हैं जितने चीन ने। हाल ही में भारत ने ताकतवर टैंक K9 वज्र को भी एलएसी पर तैनात कर दिया। तेरहवें दौर के बाद बनेगी बात। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव शुरू हुआ था, जिसके बाद गलवान में दोनों देशों के बीच खूनी झड़प भी हुई थी। इसके बाद दोनों देशों में सुलह की बात हुई, सैनिक पीछे हटाए गए, लेकिन हॉट स्प्रिंग समेत अभी कई इलाके ऐसे हैं जहां विवाद बना हुआ है। 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की वार्ता हुई थी। अब 13वें दौर की बातचीत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चीन के लिए परेशानी बढ़ाने वाली खबर आ रही है, क्योंकि 2 दिन बाद यानी 12 अक्टूबर से फिर शुरू होने जा रहा है क्वाड देशों का साझा सैन्य युद्ध अभ्यास। इसका पहले चरण अगस्त में हुआ था और एक बार फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत की नौसेनाएं साथ में आएंगी। और खबर यह भी है कि इस बार अमेरिका का परमाणु शक्ति से युक्त एयरक्राफ्ट कार्ल विन्सन भी इसमें शामिल होगा। एक बार फिर बढ़ने वाली है चीन की चिंता। समंदर में फिर साथ आने वाले हैं 4 महाबली। क्वाड देशों के साझा युद्धाभ्यास के लिए बंगाल की खाड़ी तैयार है। मालाबार युद्धाभ्यास 2021 दूसरा चरण। बारह से 15 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में होगी हलचल। अगले कुछ दिन चीन बेहद परेशान रहने वाला है, क्योंकि क्वाड देशों के बीच मालाबार नौसैन्य युद्धाभ्यास का दूसरा चरण 12 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी में शुरू होने जा रहा है। एक बार फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत की नौसेना के बेड़े एक साथ आएंगे, अपनी अपनी शक्ति दिखाएंगे, रणकौशल दिखाएंगे, एक साथ ताल में ताल मिलाएंगे।
इस युद्धाभ्यास में चारों देशों के युद्धपोत, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर देखने को मिलेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस रणविजय, आईएनएस सतपुड़ा, P-8I एयरक्राफ्ट और एक पनडुब्बी शामिल होंगे। वहीं अमेरिकी नौसेना की ओर से एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विल्सन और 2 विध्वंसक युद्धपोत USS लेक चैंपलेन और USS स्टॉकडेल शामिल होंगे। जापानी नौसेना की ओर से JS कागा और JS मुरासामी, वहीं ऑस्ट्रेलियन नेवी की ओर से HMAS बालरैट और HMAS सीरियस शामिल होंगे। 4 देशों की ये एक्सरसाइज एक बेहतर तालमेल बनाने, साथ काम करने के लिए की जाती है। और वहीं चीन और अमेरिका की तनातनी अब और बढ़ती जा रही है। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी पनडुब्बी किसी चीज से टकरा गई थी। अब चीन ने अमेरिका से जवाब मांगा है। चीन ने अमेरिका से पूछा है कि ये टक्कर कहां हुई है, अमेरिकी पनडुब्बी वहां किस मकसद से गई थी। चीन ने परमाणु लीक होने का भी अंदेशा जताया है। दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ताइवान को लेकर तो चीन और अमेरिका आमने सामने है ही, जंग का खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है। चीन और अमेरिका की टेंशन भी बढ़ती ही जा रही है। अब इस टेंशन को बढ़ा रहा है एक पनडुब्बी हादसा। अमेरिकी पनडुब्बी की टक्कर। चीन ने मांगा अमेरिका से जवाब। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच टकराव का एक नया मसला खड़ा हो गया है। पिछले हफ्ते यहां अमेरिकी नौसेना की एक परमाणु पनडुब्बी की टक्कर समुद्र में मौजूद किसी वस्तु से हो गई। ये पता नहीं चल पाया है कि टक्कर किस चीज से हुई थी। वहीं अब चीन ने इस मामले में अमेरिका से जवाब मांगा है। चीन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने इस मामले में गैर जिम्मेदार व्यवहार किया है। चीन ने अमेरिका से पूछा है कि ये टक्कर किस जगह हुई थी, अमेरिका की पनडुब्बी वहां क्या कर रही थी। चीन ने यह भी अंदेशा जताया है कि इससे परमाणु लीक की आशंका बढ़ सकती है। यह हादसा 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन इसकी पहली जानकारी गुरुवार 7 अक्टूबर को सामने आई। इस हादसे के दौरान अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी USS कनेक्टिकट समुद्र के अंदर मौजूद किसी वस्तु से टकरा गई। बताया जा रहा है कि उससे पनडुब्बी को नुकसान पहुंचा, कुछ सैनिक घायल भी हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि पनडुब्बी सुरक्षित और स्थिर है। अमेरिका ने कहा कि इस हादसे के बाद उसकी पनडुब्बी गुआम की तरफ रवाना हो गई है, जहां अमेरिका का सैनिक अड्डा है। अमेरिका का दावा है कि पनडुब्बी के परमाणु संचालन संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह हादसा ऐसी जगह पर हुआ है जहां पर पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर नौसैनिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। चीन अपने पड़ोसी देशों को दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखा रहा है। चीन की इसी दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी नौसेना लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बियों को इस इलाके में भेज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां आतंकियों ने खून की नदियां बहा दी हैं। और जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था कि एक के बाद एक नए आतंकी गुट या उनके समर्थक अफगानिस्तान में पहुंच रहे हैं, अब ये सामने आया है कि शुक्रवार को कुंदूज में शिया मस्जिद में हुआ धमाका तो ISIS ने कराया था, लेकिन इसे ISIS के कहने पर उइगर आतंकी ने किया था। अफगानिस्तान में आतंकियों ने कैसा खून बहाया है, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। ये तस्वीरें कुंदूज शहर की हैं।
जहां शुक्रवार को शिया मुस्लिमों की एक मस्जिद में आतंकी हमला होता है। करीब 200 लोग हताहत हो जाते हैं, दर्जनों लोगों की जान चली गई है, दर्जनों लोग घायल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। यह हमला एक आत्मघाती हमलावर ने किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि हमला जरूर ISIS ने करवाया, लेकिन हमला करने वाला ISIS का आतंकी नहीं था। उइगर आतंकी ने किया आत्मघाती हमला। ISIS के साथ उइगर आतंकी। मस्जिद पर हुए हमले की जिम्मेदारी IS ने ली है। अपने दावे में IS ने आत्मघाती हमलावर की पहचान एक उइगर मुस्लिम के तौर पर की और कहा कि हमले में शियाओं और तालिबान दोनों को निशाना बनाया गया। IS ने यह भी कहा कि इन दोनों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये चीन से उइगरों की मांग को पूरा करने में बाधा बन रहे हैं। आतंकियों की पनाहगाह बनता अफगानिस्तान। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो उसी समय से यह आशंका जताई जाने लगी कि अफगानिस्तान और उसकी सीमा से लगे देशों में मौजूद आतंकी यहां पनाह ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन आतंकी गुटों में आपसी दुश्मनी भी हद से ज्यादा है। ISIS के खुरासान गुट और तालिबान के बीच दुश्मनी तो बेहद पुरानी है। वहीं चीन के उइगर प्रांत में मौजूद आतंकियों को ISIS का समर्थन मिल रहा है। इससे खतरा चीन के लिए भी बढ़ सकता है। वहीं इस सब का सबसे ज्यादा खामियाजा अफगानिस्तान की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ आए दिन धमाके हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर देश में कोयला आपूर्ति को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। कोई कहता है कि देश में जल्द अंधेरा छाने वाला है, तो कोई कह रहा है कि देश के पास कोयले का भंडार खत्म हो चुका है। राजनीति भी बखूबी हो रही है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल PM को चिट्ठी लिख चुके हैं और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा है कि देश में मानव निर्मित संकट लाने की तैयारी है। इन सभी अफवाहों पर आज केंद्रीय मंत्री RK सिंह और प्रहलाद जोशी ने प्रहार करके सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। देश में एक बार फिर अफवाह गैंग एक्टिव हो गया है और इस बार अफवाह का केंद्र बिजली संकट है। देश में तथाकथित बिजली संकट को लेकर तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है। देश में अंधेरा छाने वाला है, कोयले का स्टॉक खत्म हो चुका है और ना जाने क्या क्या अफवाह। दिल्ली सरकार को एक कदम आगे बढ़कर कोयला संकट को मानव निर्मित संकट बताकर राजनीति में जुट गए। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है। कुछ राजनीति ऐसी चलती है, आजकल सुनने में आया है कि भाई कोई क्राइसिस क्रिएट करो तो लगेगा कुछ बड़ा काम किया है। तो हो सकता है कि मैन मेड ही लग रहा है। दिल्ली के लिए तो सच नहीं है, पूरे देश के लिए लग रहा है। जैसे ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था वो भी मैन मेड ही था एक तरह से। आज फिर से वही क्राइसिस नजर आ रहा है कि भाई कोयले की सप्लाई बंद कर दो। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा चुके कांग्रेस नेता कमलनाथ भी बिजली संकट पर राजनीति शुरू कर चुके हैं। कमलनाथ का दावा है कि देश बड़े बिजली संकट के मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ विपक्ष अफवाह फैलाने में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने एक एक कर इन सभी अफवाहों पर प्रहार किया है। क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया लोगों को, SMS भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको CEO को चेतावनी दे दी है। दरअसल दिल्ली में कोयला संकट को लेकर गलतफहमी तब फैली जब दिल्ली के उत्तरी हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने लोगों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने और बिजली का संभलकर इस्तेमाल करने को कहा। बिजली पर फैलाई जा रही अफवाह को साफ करते हुए केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने कहा कि बिना आधार के ये पैनिक इसलिए हुआ क्योंकि गेल ने दिल्ली के डिस्कॉम को एक मैसेज भेज दिया कि वो बवाना के गैस स्टेशन को गैस सप्लाई 1 या 2 दिन बाद बंद करेगा। ये मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। गेल के भी MD आए हुए थे, CMD आए हुए थे, उनको हमने बुलाया था। उनको हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बंद हो या नहीं हो, ये प्रक्रिया है। गैस का स्टेशन है तो गैस का स्टेशन तो चलेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने टाटा पावर के CEO को भी चेतावनी दी है कि अगर ग्राहकों को दोबारा आधारहीन मैसेज भेजते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
समस्या तो है नहीं, आधा समस्या होगी। मैं देश की जनता को यही कहना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता है। जिसको जितने बिजली की आवश्यकता, जिस राज्य को जितने बिजली की आवश्यकता है हमसे ले, हम देने को तैयार। हम भुगतान करना होगा उसका, बिजली का, फ्री मुफ्त नहीं। ये सच है कि देश में कोयला स्टॉक में कमी आई है और इसकी वजह कोयला की बढ़ती मांग है। लॉकडाउन के बाद भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। साथ ही भारत ने इस साल कोयले का आयात भी कम किया है। बावजूद इसके हालात काबू में हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भरोसा दिलाया है कि देश में बिजली संकट नहीं आने वाला। कोयले का साथ बता दो, हमारे पास आज के दिन में 4.5 दिन का हम रिजर्व स्टॉक है। ये रिजर्व स्टॉक है। देश में बिजली संकट की स्थिति ना आए, इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। बावजूद इसके विपक्ष अफवाह फैलाने में व्यस्त है। और अब बात करते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ की, जहां एक दलित की हत्या ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। इस पर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। राज्य की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के बड़े नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं। गर्दन मरोड़ डाली, गर्दन पर पैर जमा दिया, छाती पर चढ़ बैठे और फिर जमकर डंडे बरसाए। एक थक गया तो दूसरे ने बरसाए, दूसरा थक गया तो तीसरे ने। इतना मारा कि बेचारा मर गया। ये तस्वीरें एक कांग्रेस शासित राज्य की हैं। वो कांग्रेस जिसके बड़े बड़े नेता इंसाफ की तराजू लेकर घूम रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि राज्य गैर कांग्रेसी शासन वाला होना चाहिए और जल्द चुनाव भी होने वाले हों। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ की, जहां दबंगों ने एक दलित युवक को बेरहमी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ की बजाय लखीमपुर पर वीडियो बनाकर ट्वीट कर रहे हैं। वो सचिन पायलट जो लखीमपुर जाने की जिद पर अड़े रहे, उन्होंने हनुमानगढ़ की तरफ तो नजर नहीं की। एक दलित नौजवान को पीटकर उसको मार दिया गया और ये आए दिन होते हैं। आए दिन वीडियो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे। राजस्थान के अंदर पूरा कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले कर दी है। पीड़ित का परिवार चीख चीख कर पूछ रहा है, प्रियंका वाड्रा कहां है, राहुल गांधी कहां है, कहां है भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ छोड़कर लखनऊ में धरने पर बैठ गए, कहां है वो चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब छोड़कर उत्तर प्रदेश में न्याय दिलाने पहुंच गए। क्या खुद दलित होते हुए भी राजस्थान में एक दलित को इंसाफ नहीं दिलाने जाएंगे? इंदिरा गांधी का परिवार नहीं आया, हम वोट उनके ही दिए, मेरे पास कोई नहीं आया। वहाँ से बॉडी उठाई है आपकी, हमारे पैसे लगे, वो भी डेड बॉडी जब उठा के लेके आए अस्पताल से तो वो भी किराए से। किराया हमारा, सरकार ने कुछ नहीं दिया साहब। यूपी में मरा दलित है, उनको पंजाब के मुख्यमंत्री ने जाके वहाँ 3000 किलोमीटर वहाँ 50 लाख रुपये दे दिए। प्रियंका गांधी और वो राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे। हमारे वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं आए? इंसाफ के लिए परिवार कांग्रेस आला कमान को पुकार रहा है। दलित का द्वार अपनी सरकार की राह देख रहा है, लेकिन सियासत से किसे फुर्सत है? वो तो रैलियां करने में व्यस्त है। आज भी प्रियंका ने रैली में लखीमपुर की बात कही, लेकिन हनुमानगढ़ में दलित को इंसाफ दिलाना भूल गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू को बहाना बंद करे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पीट पीट कर की गई हत्या अति दुखद व निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है? क्या छत्तीसगढ़ व पंजाब के सीएम वहां जाकर पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की मदद देंगे? बीएसपी जवाब चाहती है, वरना दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। बसपा के कुछ नेता पीड़ितों से मिलने पहुंचे, लेकिन राजस्थान में सत्तासीन दल से अभी तक कोई नजर नहीं आया। पिछले दिनों आप लोगों को मालूम है कि इसी विधानसभा क्षेत्र के राउतसर में भी इसी तरीके का जघन्य हत्याकांड हुआ। तो इस तरीके की घटनाओं पर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही?
आखिर जब राहुल प्रियंका कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और दूसरे नेताओं के साथ लखीमपुर पहुंच गए तो हनुमानगढ़ क्यों नहीं जाते? क्यों कांग्रेस शासित राज्य ही हर घटना पर मुंह सिल जाता है? आखिर इंसाफ के नाम पर सिलेक्टिव सियासत कब तक चलेगी? क्या कांग्रेस के लिए इंसाफ शब्द भी चुनावी हो गया है? क्या अब कांग्रेस दलित के लिए आवाज नहीं उठाएगी? जो दूसरे राज्यों में सियासी नफे के लिए तिजोरी खोल रही है, क्या वो अपने शासन वाले राज्य में दलित परिवार को सांत्वना के 2 शब्द कहने भी नहीं जाएंगे? अन्य राज्य में आंसुओं की बरसात करने वाले हनुमानगढ़ की घटना के लिए 2 आंसू भी नहीं बहाएंगे। है मेरा बेटा ना 4 बजे ही गिर गया मेरे लाल ने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।